Dear students, my today's topic is Pauli's exclusion principle. हिंदी में इसको कहें तो पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत. We have told you that two principles or two discoveries are the most important to understand the atomic spectra. First was the discovery of electron spin, and at the same time I have told you that the second will be Pauli's exclusion principle. Therefore, named the lecture HE, I am starting the Pauli's exclusion principle. First we start the identical particles and bosons. पहले हम आपको ये बता दें स्टार्ट करने से पहले कि आइडेंटिकल पार्टिकल और बोसॉन और फर्मियन इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है. आइडेंटिकल जैसा कि इसके नाम से ये है कि आइडेंटिकल इफ द पोजीशन एंड स्पिन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन इंटरचेंज देयर इज नो फिजिकल वे ऑफ नोइंग दैट अ चेंज हैज़ बीन मेड इन द सिस्टम. अगर कोई भी दो पार्टिकल्स की हम पोजीशन और उनका स्पिन चेंज करें तो कोई भी तरीका ना हो कि हम जान पाएँ कि कौन सा पार्टिकल था दो पार्टिकल के बीच में. उनको हम आइडेंटिकल पार्टिकल कहते हैं. मोस्टली जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर पार्टिकल्स के दो ग्रुप होते हैं, फर्मियंस और बोसॉन्स. फर्मियंस वो पार्टिकल होते हैं जो फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं और जो ऑड हाफ इंटीग्रल जिनका स्पिन होता है, जैसे जिनका स्पिन जो है 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे रहता है. और इन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आते हैं. इनको फर्मियंस भी कहते हैं. इनको क्या बोलते हैं? फर्मियंस. ऐसे ही वो पार्टिकल जिनके स्पिन जीरो या इंटीजर होते हैं, जैसे 0 है, 1 है, ये सब पार्टिकल्स को हम लोग बोसोन कहते हैं. इनको हम लोग बोस के नाम पर, इंडियन साइंटिस्ट थे बोसोन कहते हैं. इनमें फोटॉन आता है, ग्रेविटॉन है, इस तरह से पार्टिकल इसमें आते हैं. तो आइडेंटिकल पार्टिकल जो हैं वो जो बोसोन्स का ग्रुप ऑफ पार्टिकल होता है वो आइडेंटिकल पार्टिकल में आता है. और फर्मियंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब पार्टिकल आते हैं. इनके जो स्पिन हैं वो ऑड हाफ इंटीग्रल होते हैं, 1/2, 3/2, 5/2. और जो बोसोन है उनके जीरो या इंटीजर होते हैं. तो अब हम बच्चों शुरू करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. In 1925, Wolfgang Pauli discovered the fundamental principle that governs the electronic configuration of atoms having more than one electron. His exclusion principle states that पाउली ने यह प्रिंसिपल दिया है और इसका स्टेटमेंट है नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द क्वांटम नंबर्स आर सेम. कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी चारों क्वांटम स्टेट्स एक जैसी नहीं हो सकती हैं. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत है, जैसे हमने अभी तक 4 क्वांटम नंबर पढ़ लिए हैं. कौन कौन से क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml और स्पिन क्वांटम नंबर ms. 4 क्वांटम नंबर्स वी हैव रीड आउट, हमने पढ़ डाले हैं. अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में वो किस तरह से अरेंज होंगे, वो फिलअप कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन. क्योंकि मोस्टली कोई भी एटम है वो अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहना चाहता है. तो इलेक्ट्रॉनों के लिए भी यही बात है. इसका मतलब ये है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी पहली ही ऑर्बिट में भर जाएंगे. सारे इलेक्ट्रॉन, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि वो नहीं भरे जाएंगे? अब हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर ही 1 है, वहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो पहली अपनी स्टेट में रहता ही है. हाइड्रोजन के ऊपर हम जब चलेंगे तब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे. अब जैसे हम बात करें
कि यूरेनियम में 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या वो एक सिंगल ऑर्बिट में ही सारे इलेक्ट्रॉन वहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी? जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम देखते हैं तो वहाँ पर ऐसी डिफरेंट लाइंस आती हैं जो हमें ऐसा नहीं होता है, ऐसा सोचने पे मजबूर करती हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में नहीं है। अदरवाइज स्पेक्ट्रा एक जैसा ही आता और हमें ग्राउंड स्टेट, जैसे कि हाइड्रोजन का हमने खींचा था स्पेक्ट्रा, तो वहाँ पर हमको जब 1 में आती हैं सारी ट्रांजिशंस तो लाइमन सीरीज मिलती है, 2 में बामर, 3 में पास्टन ब्रैकेट फुंड। तो अगर 1 में घूम के आ ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है 1 या तो फिल है या तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते। जैसे हीलियम है, अब हीलियम का जो है पहला 2 उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो पहला ऑर्बिट कंप्लीटली फिल है। तो इस तरह से अगर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बाद घूम के नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई न कोई रूल होगा जो कहता होगा इलेक्ट्रॉन अब यहाँ नहीं भरे जाएंगे या इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इन सब बातों के लिए पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और किन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूड होंगे। इसीलिए एक्सक्लूजन है, मतलब मना करेगा कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट, ईच इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ए डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। यानी 4 क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू एक जैसी नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों है, एक क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन से हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। इसके लिए हम लोग सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन पढ़ते हैं, उसी से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल निकलता है, उसको हम पढ़ते हैं। द कंप्लीट वेव फंक्शन साई 1 2 3 डेरिवेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। मान लिया कि n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल हैं किसी सिस्टम में। जैसे तुम लोग क्या करते थे, पार्टिकल इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में एक पार्टिकल है, हम यहाँ पर एक बॉक्स में n पार्टिकल मान लेते हैं। तो अब अगर बॉक्स में एक पार्टिकल है तो बॉक्स के डिफरेंट प्लेसेस पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम एक ही वेव फंक्शन से शो कर सकते हैं। वो वेव फंक्शन इन सारे पार्टिकल के वेव फंक्शन के अलग अलग प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी साई 1 2 3 रेडिएशन इक्वल टू साई 1 साई 2 साई 3 डैश 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 साई n। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द वेव फंक्शन साई 1 साई 2 साई 3 डैश डैश ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। लेट अस यूज दिस इक्वेशन फॉर 2 पार्टिकल्स। अगर मान लें सिस्टम में 2 ही पार्टिकल हैं तो साई 1 2 एक कॉमन वेव फंक्शन क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए उस सिस्टम में साई 1 और प्रोडक्ट साई 2। सपोज वन ऑफ द पार्टिकल इज इन क्वांटम स्टेट ए एंड द अदर इज इन क्वांटम स्टेट वी बिकॉज द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। पार्टिकल कैसे हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल पार्टिकल क्या होते हैं? अगर पोजीशन और स्पिन कोऑर्डिनेट चेंज कर दें तो कहीं पर से भी उनमें कोई भी डिफरेंस आप बता नहीं सकते हो कि कौन सा पार्टिकल इसमें चेंज हुआ है कौन सा पार्टिकल। क्लासिकल मैकेनिक्स में लेवलिंग कर सकते हैं कि 1 पार्टिकल है 2 पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पर लेवलिंग नहीं हो पा रही है। आइडेंटिकल पार्टिकल की बात करें तो अभी हम ये नहीं मान रहे कि इलेक्ट्रॉन है, आइडेंटिकल मान रहे हैं। इट शुड मेक नो डिफरेंस इन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई मॉड स्क्वायर ऑफ द सिस्टम। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं होगा। बिकॉज द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल इट शुड मेक नो डिफरेंस इन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई मॉड स्क्वायर ऑफ द सिस्टम if the particles are exchanged with 1 in state A replacing the 1 in state V and vice versa। मान लिया कि 2 वेव फंक्शन मिलकर के एक वेव फंक्शन बनाते थे। अब कोई भी एक सिस्टम है उसमें 2 पार्टिकल हैं, इसका अपना वेव फंक्शन है इसका अपना वेव फंक्शन है।
अब ये पार्टिकल अगर इसमें एक्सचेंज हो जाता है, ये इसमें एक्सचेंज हो जाता है, तो हम किसी भी तरीके से उनको पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल किस में गया है। हाँ, पूरे सिस्टम में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इफ़ द पार्टिकल्स आर एक्सचेंज फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, चाहे ए से बी में चला जाए पार्टिकल या बी का ए में आ जाए, मीन्स साई मॉड स्क्वायर 1 2 इक्वल टू साई मॉड स्क्वायर 2 1, क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल हैं। द वेव फंक्शन साई 2 1 दैट रिप्रेजेंट द एक्सचेंज्ड पार्टिकल कैन बी आइदर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। अब ये पॉसिबिलिटी है कि जब पार्टिकल चेंज हुआ, यानी 1 से 2 2 से 1 पार्टिकल एक्सचेंज हो गए, कि दो वेव फंक्शन थे, एक पार्टिकल इससे यहाँ आ गया, एक इससे यहाँ आ जाता है, तो साई 2 1 इक्वल टू साई 1 2 ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। और अगर माइनस हो जाता है साई 2 1 इक्वल टू साई -2 1, ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो एनी चेंज इन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिकॉज इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द साई, एंड व्हेन यू स्क्वायर द साई देन प्लस माइनस हैव नो मीनिंग्स and mod psi square will be same for symmetric और एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक क्या है? अगर पार्टिकल को एक्सचेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, नो एनी चेंज, तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। मतलब वेव फंक्शन that are unaffected by an exchange of particles are said to be symmetric, while those that reverse sign upon such an exchange are said to be antisymmetric. Okay, if particles 1 is in state A and 2 is in state B, हमने लेवलिंग कर दी, 1 स्टेट A में है, 2 स्टेट B में है, then the wave function of the system is, तो साई फर्स्ट साई ए कहाँ है? 1 पार्टिकल ए स्टेट, 2 पार्टिकल बी स्टेट में। अब इसने एक्सचेंज कर लिया, यानी 1 पार्टिकल बी में चला गया, 2 पार्टिकल ए स्टेट में। ये पार्टिकल 2 इज इन स्टेट ए एंड 1 इज स्टेट बी, द वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? साई सेकेंड से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा साई ए, इसमें 2 आ गया, साई बी 1, एक्सचेंज हो गया साई 1 साई 2, ऐसा होगा। बिकॉज द 2 पार्टिकल्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल, दोनों ही अविभेदी, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता दोनों पार्टिकल्स में। वी हैव नो वे टू नो एट एनी मोमेंट वेदर साई फर्स्ट और साई सेकेंड डिस्क्राइब द सिस्टम। जो पूरा सिस्टम है 2 पार्टिकल का, कि कोई भी सिस्टम है उसमें 2 पार्टिकल है, तो उसको साई फर्स्ट डिस्क्राइब कर रहा है या साई सेकेंड, हम नहीं जान रहे हैं किसी तरह से, क्योंकि ये इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं हर तरह से, हर जगह पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लीनियर कम्बिनेशन दोनों का लेते हैं, अपने आप ये मान लेते हैं कि 50% जो है एक पार्टिकल एक वेव फंक्शन में होगा। वी हैव नो वे, वी कैन से दैट द सिस्टम स्टैंड्स हाफ द टाइम इन द कॉन्फ़िगरेशन हुज वेव फंक्शन इज साई फर्स्ट एंड द अदर हाफ इन द कॉन्फ़िगरेशन हुज वेव फंक्शन इज साई सेकेंड। अब अपने आप से हम प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से मान लेते हैं कि पार्टिकल एक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ टाइम रहता है और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में हाफ टाइम रहता है। देयरफॉर ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ साई फर्स्ट एंड साई सेकेंड, तो इन साई फर्स्ट और साई सेकेंड का हम एक एवरेज ले लें, यानी लीनियर कम्बिनेशन दोनों का, इज द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। तो पूरे सिस्टम, जो सिस्टम में 2 पार्टिकल्स हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन इनका लीनियर कम्बिनेशन हो सकता है, यानी 50% एक वेव फंक्शन और 50% रिप्रेजेंटेशन एक वेव फंक्शन से। तो यहाँ पर 2 सच कम्बिनेशन पॉसिबल हैं। एक कम्बिनेशन, लीनियर कम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं? या तो एक प्लस होगा या माइनस, यही लीनियर कम्बिनेशन है दोनों के। तो अगर प्लस है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक के लिए माइनस, तो ये साई ए लगा दिया, साई एस लगा दिया। 1/√2 ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। कोई भी जो वेव फंक्शन है उनको नॉर्मलाइज करने के लिए हम नॉर्मलाइज फैक्टर निकाल सकते हैं, अभी बाद में न्यूमेरिकल में हम इसको निकाल भी लेंगे।
तो दो तरह के लीनियर कम्बिनेशन पॉसिबल हैं, यानी पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम में दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, या तो ए वेव फंक्शन होगा सिमेट्रिक या तो ए वेव फंक्शन होगा एंटी सिमेट्रिक। ओके, लीनियर कम्बिनेशन उनका एवरेज एक वेव फंक्शन। देयरफॉर इन द सिमेट्रिक केस, अब सिमेट्रिक केस की हम बात करें, इसकी जो है प्लस वाला लीनियर कम्बिनेशन है, बोथ पार्टिकल्स 1 and 2 कैन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट इन द सेम स्टेट विद ए इज इक्वल टू बी। अगर हम ए इज इक्वल टू बी कर दें तो ये हो जाएगा ए, तो साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई A1 प्लस साई B2 प्लस साई A2 प्लस साई A1, बी इज इक्वल टू ए रख दीजिए। तो यहाँ पर ए एग्जिस्ट करेगा, वायनिस नहीं होगा, सिमेट्रिक जो वेव फंक्शन है। इसका मतलब जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं सिमेट्रिक, देयरफॉर इन द सिमेट्रिक केस बोथ पार्टिकल्स 1 and 2 कैन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट इन द सेम स्टेट। जो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं वो सिमेट्रिक केस में एक साथ रह सकते हैं। अब हम एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं। एंटी सिमेट्रिक की अगर बात करें और यहाँ पर ए और ए रखें तो साई A1 ये भी साई A1 हो जाएगा। अब साई A2 और साई A2 दोनों इक्वल हैं, माइनस हैं, वाइनिस हो जाएगा, यानी साई A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साई A1 साई A2 माइनस साई A2 साई A1। तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एंटी सिमेट्रिक केस के लिए वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स इन दैट सिस्टम विल बी 0। हेंस द टू पार्टिकल्स कैन नॉट बी इन द सेम स्टेट, एक स्टेट में दो पार्टिकल नहीं रह सकते। तो हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक दूसरे स्टेटमेंट से भी शो कर सकते हैं। दिस लीड्स अस टू द अनदर स्टेटमेंट, क्या है, A system containing several electrons must be described by an antisymmetric wave function। अगर सेवरल इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में हैं एक साथ में तो केवल एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ही हो सकता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन में नहीं रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको जनरलाइज बात करें कि बोसोन कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। जो बोसोन होते हैं उनके लिए फंक्शन सिमेट्रिक होता है और वो सेम क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं। बोसोन कौन है, जैसे फोटोन हैं, फर्मी पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटॉन हैं, ये सब। लेकिन फर्मियन जो हैं वो नहीं रह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा। ऑड हाफ इंटीग्रल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, ऑड हाफ इंटीग्रल पार्टिकल्स आपके 1/2 जैसे 3/2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके लिए पाउली एक्सक्लूजन लॉ फॉलो हो रहा है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए फॉलो होता है। 0 आर इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स हैव वेव फंक्शन दैट आर सिमेट्रिक टू एन एक्सचेंज ऑफ एनी पेयर्स ऑफ देम। फोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इस टाइप के जो पार्टिकल हैं वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनाते हैं और वो एक साथ एक स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन फर्मियोंस नहीं रह सकते। तो ये है फर्मी, ये है हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द क्वांटम नंबर्स आर सेम। अगर क्वांटम नंबर अलग अलग होंगी, NLMS, अगर 3 क्वांटम नंबर सेम भी होंगी तो स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगी। अब मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें भी देखेंगे आप कि एक प्लस हाफ होगा एक का स्पिन और एक का क्या होगा, माइनस हाफ। यानी अगर N, L और ML एक जैसे होंगे तो MS फिर भी डिफरेंट हो जाएगा, एक के लिए प्लस हाफ हो जाएगा और एक के लिए माइनस हाफ हो जाएगा। और अगर ये डिफरेंट हो जाएंगी क्वांटम नंबर्स तो इनसे रिलेटेड जो साई है तो साई NLMS ये डिफरेंट हो जाएगा। तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है वो होगा किसके लिए, फर्मियोंस के लिए। यही है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स में, उसमें हुंड रूल, अहबाउ रूल, इनको थोड़ा सा देखेंगे
और देन हम फिर आगे जाएंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। बस यहीं तक हमारा सिलेबस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।